हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको विजयनगर शासन की स्थानीय शासन और आयंगर व्यवस्था के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको विजयनगर प्रशासन के केंद्रीय व्यवस्था के बारे में बताया, प्रांतीय व्यवस्था के बारे में बताया, किस तरह से विजयनगर साम्राज्य जो था राज्यों में विभाजित था, राज्य मंडलों में विभाजित थे, मंडल कोट्टम में विभाजित थे, कोट्टम नाडु में विभाजित थे और अंततः सबसे छोटी इकाई जो प्रशासन की थी वो था गांव। तो ग्राम शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, अर्थात स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन की हम बात करेंगे। हम देखते हैं जो स्थानीय शासन था वो सभा, महासभा और महाजन, इन नामों से ग्राम सभा को जाना जाता था। जो ग्राम की सभा थी उसे इन विभिन्न नामों से जाना जाता था। इसमें भी हम देखते हैं कि उर और चतुर्वेदी मंडलम दो शब्द आते हैं। और ऐसी गांव की सभा होती थी जो गैर ब्रह्मदेव गांव की सभा होती थी, जो अर्थात ब्राह्मणों को जो दान में नहीं दिए जाते थे, ऐसे गांव उर कहलाते थे। उन गांव की सभा जो थी उर कहलाती थी। चतुर्वेदी मंडलम ब्रह्मदेव गांव की सभा कहलाती थी। जो गांव ब्राह्मणों को दान में दे दिए जाते थे उनकी जो सभा थी वो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। हम देखते हैं कि जो गांव की ग्राम सभा थी उसके सदस्यों से ये अपेक्षा की जाती थी कि योग्यता में वो उच्चतम हो, चारों वेदों का उनका अध्ययन हो, चारों वेदों में पारंगत हो, चारित्रिक स्तर उनका बहुत उच्च कोटि का हो, ये सारी बातें, और तमाम चीजों में वो निपुण हों, इस तरह की अपेक्षा उनके सदस्यों से की जाती थी। हम देखते हैं कि केंद्रीय शासन की ओर से जो भी करारोपण किए जाते थे उन करारोपण को, करों को वसूल करने का काम भी यही ग्राम सभा करती थी। यहाँ तक कि कुछ करों को माफ करने का काम भी ये ग्राम सभा करती थी। लेकिन ग्राम सभा ऐसे करों को माफ कर सकती थी जो स्थानीय स्तर पर लगाए जाते थे। जो केंद्रीय शासन की ओर से जो कर लगाए जाते थे उन्हें माफ करने का अधिकार ग्राम सभा को नहीं होता था। लेकिन आमतौर पर स्थानीय स्तर पर जो भी कर लगाए जाते थे केंद्र शासन के द्वारा, वो भी इनकी सहमति और इनके परामर्श से ही लगाए जाते थे। हम देखते हैं कि भूमि की जब्ती, जो निरंतर भू राजस्व नहीं दे पाते थे, नहीं देते थे, ऐसे लोगों की भूमि की जब्ती भी ग्राम सभा के द्वारा की जाती थी। तमाम विद्वानों को या तमाम मंदिरों को जो दान में जमीन दी जाती थी, भूमि दी जाती थी, वो भी इसी ग्राम सभा के द्वारा दी जाती थी। इसके अलावा न्यायिक अधिकार भी ग्राम सभा को थे। दीवानी के मामले में काफ़ी अधिकार थे और फौजदारी के मामले में भी इनके पास छोटे मोटे अधिकार प्राप्त थे। छोटे मोटे दंड देने का अधिकार भी इस ग्राम सभा को होता था। हम देखते हैं कि गाँव की सभा, एक नाडू गांव की सभा को नाडू सभा भी कहा गया है। तो नाडू अर्थात जो बड़े क्षेत्र की जो सभा थी, जैसे नाडू मैंने बताया था प्रशासनिक विभाजन में कि नाडू परगना तहसील लेवल का होता था, तो नाडू की सभा भी नाडू कहलाती थी और इसका जो अध्यक्ष था वो नट्ट नायक कहलाता था। सदस्यों को नातवर कहा जाता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि गाँव की जो व्यवस्था थी, चोल काल में जो स्वायत्त व्यवस्था थी उसमें काफी क्षरण हो चुका था। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये था कि विजयनगर प्रशासन के द्वारा, केंद्र शासन के द्वारा एक आयंगर व्यवस्था स्थापित की गई थी। आयंगर अर्थात केंद्र शासन के द्वारा 12 प्रशासनिक अधिकारियों का समूह जो था, जो केंद्र का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता था। इस प्रशासनिक अधिकारियों के समूह के कारण इस ग्राम सभा के अधिकारों में बहुत क्षरण हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं ग्राम शासन की जो स्वायत्त व्यवस्था थी उसका पतन हो जाता है। चोल शासन में और विजयनगर शासन में यही बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। चोल शासन में जो ग्राम सभा अत्यधिक स्वायत्त शासी थी, वो हम देखते हैं कि अब यहाँ नियंत्रण में आ जाती है और आयंगर व्यवस्था के जो अधिकारी समूह हैं वो कहीं न कहीं ग्राम सभा पर अंकुश लगा देते हैं। हम देखते हैं इन्हें राज्य के द्वारा नियुक्त किया जाता था। ये अवैतनिक होते थे, अर्थात इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके पद जो होते थे वो अनुवांशिक होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे। और इन्हें अपने पदों पर इस प्रकार का अधिकार था कि ये अपने पदों की बिक्री कर सकते थे, अर्थात बेच सकते थे, उन्हें बंधक भी रख सकते थे। इन्हें अधिकार था आयंगर समूह को कि अपने पदों को बिक्री कर सकें और उन्हें बंधक भी रख सकें। और इनके जहाँ तक दायित्व का सवाल है तो हम देखते हैं कि
शांति बनाए रखना और व्यवस्था कायम रखना, ये इनका दायित्व था। और इसके बदले में इन्हें जो शासन की ओर से भूमि दी जाती थी गांव में, वो कर मुक्त भूमि होती थी और इसे अनंत काल के लिए दिया जाता था। तो स्वाभाविक है, जब इनका पद ही वंशानुगत होता था, आनुवंशिक होता था, तो इनकी भूमि भी स्वाभाविक है कि अनंत काल तक के लिए हो जाती थी। इसमें कर्णिकम, जिसे सैन्ते ओबा भी कहा गया है, ये एक तरीके से अकाउंटेंट था, क्लर्क था, और क्रय विक्रय के दस्तावेज इसी के द्वारा तैयार किए जाते थे। इसी तरह से तलर है, जो चौकीदार कह सकते हैं, गांव का पुलिसकर्मी भी कहा जा सकता है। और इसके बाद बंगार निरीक्षक के माध्यम से ही बेगार का काम, जिसे बिष्टी कहा जाता है, वो करवाया जाता था। निर्निकर सिंचाई की व्यवस्था देखता था, जल की आपूर्ति इसी के अंतर्गत होती थी, इसी के माध्यम से ये सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। महानायकाचार वास्तव में केंद्र और राज्य के मध्य में एक संपर्क स्थापित करने का, संपर्क का माध्यम था। और हम देखते हैं कि प्रत्ययगार राजा का स्थानीय प्रतिनिधि होता था, जिसे प्रत्ययगार कहा जाता था। हम देखते हैं कि संपत्ति का हस्तांतरण और भूमि अनुदान, जो विजयनगर काल से पहले ग्राम सभा के अधिकार के अंतर्गत आते थे, अब ये आयंगर के अंतर्गत चले जाते हैं। माने संपत्ति का हस्तांतरण और भूमि अनुदान गांव में कोई भी इनकी बिना अनुमति के नहीं कर सकता था। तो हम देखते हैं कि ग्राम सभा के अधिकारों पर अंकुश लगाकर इस आयंगर व्यवस्था को स्थापित किया गया, और ये एक तरीके से केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको विजयनगर शासन की राजस्व व्यवस्था, विजयनगर शासन की शासन व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।